सामान्य साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रयास सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एमपीटेड बाल विकास में बालकों का मानसिक स्वास्थ्य। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम सीखना प्रारंभ करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टॉपिक है बालकों का मानसिक स्वास्थ्य। तो पहले हम परिभाषा डेफिनेशन क्लियर करते हैं। तो लाडेल के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने में मानसिक रूप से समर्थ होना। कुप्पू स्वामी के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य व्यक्तित्व के संतुलित और सामंजस्यपूर्ण कार्य करने से है। तो डेफिनेशन क्लियर है। दोनों परिभाषाओं के अनुसार आप इस चित्र को देख सकते हैं। यहां पे लाडेल के अनुसार और कुप्पू स्वामी के अनुसार इन बच्चों को देखेंगे आप तो किस प्रकार से यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर करती है कि जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने में मानसिक रूप से समर्थ होना, ये मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य व्यक्तित्व के संतुलित और सामंजस्यपूर्ण कार्य करने से है। तो आप देख रहे हैं इन बच्चों में किस प्रकार से यहाँ पे सामंजस्य आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, मानसिक रूप से स्वस्थ बालक के लक्षण अब क्या होते हैं देखिएगा। आत्मविश्वास, अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना। जो बच्चा स्वस्थ होता है उसके लक्षण क्या होते हैं? उसमें आत्मविश्वास होता है, समायोजन की क्षमता होती है, मतलब नए वातावरण में आसानी से घुल मिल जाना। संवेगात्मक स्थिरता, मतलब संवेगों मतलब क्रोध, भय, खुशी पर उचित नियंत्रण। ठीक है ना। फिर संतोष की भावना, जो उपलब्ध है उसमें संतुष्टि और आगे बढ़ने की सही इच्छा। आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे इस बच्चे का आपको आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है, यहाँ समायोजन की क्षमता दिखाई दे रही है और यहाँ पर संवेगात्मक स्थिरता दिखाई दे रही है और संतोष की भावना, मतलब उपलब्ध में संतुष्टि, उपलब्धि में संतुष्टि। इस प्रकार से इस इमेज के माध्यम से टॉपिक हमारा क्लियर होता हुआ आगे चलते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक अब कौन कौन से हैं? पहला है पारिवारिक कारक। अब पारिवारिक कारक कैसे? घर का अशांत वातावरण, माता पिता का अत्यधिक कठोर या उपेक्षित व्यवहार या गरीबी। अब विद्यालय कारक, इसमें क्या है? परीक्षा का अत्यधिक दबाव, शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, बाल केंद्रित शिक्षा का अभाव। आगे देखते हैं सामाजिक कारक। तो दूषित पड़ोस, हिंसा का प्रभाव, भेदभाव। जैविक कारक, शारीरिक अस्वस्थता, आनुवांशिकता या कुपोषण। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं किस प्रकार से विद्यालय कारक आपको इधर दिखाई दे रहे हैं, सामाजिक कारक आपको इधर दिखाई दे रहे हैं और पारिवारिक कारक आपको इधर दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से इस इमेज के माध्यम से टॉपिक आपका क्लियर होता हुआ आगे चलते हैं। व्यवहार संबंधित समस्याएं। बालक जब अपने सामाजिक या विद्यालय वातावरण में उचित समायोजन नहीं कर पाता तो उसमें कई प्रकार की व्यवहार संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब कुसमायोजन, अब यहां पे देखिएगा ये क्या होता है, इसकी परिभाषा है जब कोई बालक अपने वातावरण, समाज या स्वयं की आवश्यकताओं के बीच संतुलन नहीं बना पाता तो उसे कुसमायोजन कहते हैं। कारण असुरक्षा की भावना, असफलता का डर, माता पिता द्वारा तुलना करना। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कुसमायोजन का यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं इस पिक्चर के माध्यम से और यहाँ पे कारण भी स्पष्ट है। चलिए आगे चलते हैं। कुंठा या निराशा, इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा, जब किसी बालक की किसी तीव्र इच्छा, लक्ष्य या आवश्यकता की पूर्ति में कोई बाधा आती है तो उससे उत्पन्न होने वाले तनाव को कुंठा या निराशा कहते हैं। आप देख रहे हैं इस प्रकार से, ये देखिएगा डेफिनेशन के अनुसार आप चित्र देख सकते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। द्वंद्व या संघर्ष। तो परिभाषा है जब बालक के सामने एक ही समय में दो विरोधी अवसर या लक्ष्य उपस्थित होते हैं और वह निर्णय नहीं ले पाता तो वह द्वंद्व की स्थिति में आ जाता है। आप देख रहे हैं इस बालक के सामने दो स्थिति निर्मित है, इधर खेल की और इधर पढ़ाई की। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? संघर्ष की स्थिति या द्वंद्व की स्थिति। चलिएगा आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे बाल अपराध, तो बाल अपराध में इसकी डेफिनेशन है, जब कोई बालक कानून, सामाजिक नियमों या नैतिक मान्यताओं का उल्लंघन करता है तो उसे बाल अपराध कहते हैं। उदाहरण, चोरी करना, स्कूल से भागना, हिंसा करना, झूठ बोलना, ये बाल अपराध के अंतर्गत आता है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे ये, तो बाल अपराध यदि बच्चा करता है तो निश्चित रूप से कानून के सामने उसको पेश होना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक यहाँ पे समाधान करते हुए, और यहाँ पे प्रशासन भी आपको दिखाई दे रहा है। चलिएगा आगे चलते हैं। ध्यान की कमी और अति सक्रियता। अब यहाँ पे देखिएगा लक्षण क्या है, एक जगह टिककर न बैठ पाना, ध्यान केंद्रित न कर पाना, बिना सोचे समझे कार्य करना। ये हमारे क्लास में अक्सर ऐसा होता है। तो ये क्यों होता है? ध्यान की कमी और अति सक्रियता के कारण होता है। आप देख रहे हैं कुछ बच्चे यहाँ पे लिख रहे हैं और इस बच्चे की आप हरकत देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो लक्षण है वो किस कैटेगरी में आते हैं? ध्यान की कमी ये और अति सक्रियता वाले इसमें आते हैं, ठीक है ना। चलिएगा आगे चलते हैं। मानसिक रूप से अस्वस्थ बालकों के लिए शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका। अब यहां पे देखिएगा ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। शिक्षक को बालक के प्रति मित्रवत और सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। तो पहली बात तो शिक्षक को जो है बच्चों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। यदि शिक्षक बच्चों के प्रति संवेदनशील नहीं होगा तो जब तक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार वो नहीं कर सकता, ठीक है ना। आप देख रहे हैं यहाँ किस प्रकार से टीचर जो है बच्चे को ट्रीट कर रही है यहाँ पे। चलिएगा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे उचित मार्गदर्शन एवं परामर्श। अब यहाँ पे विद्यालय में समय समय पर काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे सत्र आयोजित किए गए हैं, काय के काउंसलिंग के और उचित मार्गदर्शन के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे शिक्षण के आधार पर उचित मार्गदर्शन एवं परामर्श एवं बाल केंद्रित शिक्षण आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। किस प्रकार से ग्रुप के माध्यम से यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं परामर्श आप देख रहे हैं यहाँ पे मिल रहा है, बच्चों को उचित मार्गदर्शन मिल रहा है, और ये बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है, ठीक है ना। अब बाल केंद्रित शिक्षण क्या है? शिक्षण विधियों को लचीला और बालक की क्षमता के अनुसार बनाया जाए तो वो शिक्षा क्या कहलाती है? बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख रहे हैं किस प्रकार से ये टीचर ने यहाँ पे ग्रुप में इन बच्चों को किस प्रकार से बालक के केंद्र में बैठ के, और बालकों को यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार से यहाँ पे व्यस्त और सभी बच्चे जो है बिजी, इस प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं इस टीचर ने यहाँ पे रख रखा है इनको, और यही शिक्षा जो है बाल केंद्रित शिक्षण कहलाती है, ठीक है ना। चलिएगा सकारात्मक वातावरण, वर्ग कक्ष में भयमुक्त और सुरक्षित माहौल प्रदान करना। आप देख रहे हैं यहाँ बच्चे सभी के चेहरे में क्या है? हंसी है। आप देख रहे हैं यहाँ किसी भी प्रकार का भय नहीं है, बच्चे स्वतंत्र रूप से यहाँ पे सीख रहे हैं। तो इसी प्रकार का माहौल जो है हमें क्लास में क्रिएट करने का होता है। चलिएगा आगे चलते हैं। अभिभावक शिक्षक बैठक, जिसे हम पीटीए कहते हैं। अब देखिएगा अब यहाँ पे पीटीएम भी होता है, ध्यान रखिएगा, है ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। अब ठीक है ना। अब यहाँ पे बालक के मानसिक स्तर को समझने के लिए अभिभावकों के साथ नियमित संवाद स्थापित करना। तो जो अभिभावक की जो बैठक है शिक्षक के साथ में, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज हर स्कूल में होनी चाहिए और स्कूल के हर टीचर को जो है ये बैठक करनी चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे के सीखने का जो स्तर होता है उसमें उसको सिखाने में टीचर को मदद मिलती है। अभिभावक को भी ये पता लगता है कि उसका बच्चा किस स्तर में है, उसे कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिएगा अब यहाँ पे हम क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। अब इससे संबंधित है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन 4 है, जिसमें ऑप्शन ए सही है, C.W. बियर्स ने। और ये क्वेश्चन एमपीटेट वर्ग 2 2019 में आया है। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार जो है ये प्रीवियस ईयर में कब आया है ये क्वेश्चन, इसको रिपीट नहीं करूंगा, आप इसमें देख लेंगे क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। अब हम इसका सॉल्यूशन, इसकी व्याख्या देखते हैं। C.W. बियर्स ने 1908 में प्रकाशित अपनी पुस्तक ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग किया था। यहाँ पे आप इस
बुक का भी नाम याद रख सकते हैं। ये भी पूछ सकता है कि इस बुक को जो है आप देख रहे हैं यहां पर किसने प्रकाशित किया था, कब किया था। यहां पे 2-3 क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जब बालक अपनी इच्छाओं और वातावरण के नियमों के बीच संतुलन स्थापित नहीं कर पाता तो वह किसका शिकार होता है। आप देख रहे हैं यहां पे 4 ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन ए सही है, कुसमायोजन। क्यों? आंतरिक आवश्यकताओं और बाहरी वातावरण के मध्य संतुलन न बन पाने की स्थिति को ही मनोविज्ञान में कुसमायोजन कहते हैं। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, आगे कुआ पीछे खाई की स्थिति मनोवैज्ञानिक रूप से किस प्रकार के द्वंद्व को दर्शाती है। तो यहां पे 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन जो है बी सही है, परिहार परिहार। अब जब बालक के सामने दोनों ही विकल्प नकारात्मक मतलब नापसंद हो तो चयन में होने वाला संघर्ष परिहार परिहार द्वंद्व कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक बालक परीक्षा में असफल होने पर कहता है कि शिक्षक ने अच्छा नहीं पढ़ाया और पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। यह कौन सी रक्षा युक्ति है। तो ऑप्शन 4 है, जिसमें ऑप्शन जो है बी सही है, औचित्य स्थापन ऑब्लिक युक्तिकरण। अब ऐसा क्यों? अपनी असफलता को छिपाने के लिए तार्किक या झूठा बहाना बनाना औचित्य स्थापन मतलब जैसे अंगूर खट्टे हैं कहलाता है। चलिएगा, अगला प्रश्न है, अत्यधिक तनाव में एक वयस्क व्यक्ति का छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोना किस समायोजन तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन 4 है, जिसमें ऑप्शन जो है ए सही है, प्रतिगमन। अब प्रतिगमन क्यों? कठिन परिस्थिति का सामना न कर पाने पर विकास की पिछली अवस्था बाल्यावस्था के व्यवहार में लौट जाना प्रतिगमन कहलाता है। अगला प्रश्न है, एडीएचडी से ग्रसित बालक का मुख्य लक्षण क्या होता है। ऑप्शन 4 है, जिसमें ऑप्शन ए सही है, ध्यान केंद्रित न कर पाना और अत्यधिक चंचलता। क्यों? एडीएचडी पीड़ित बच्चे एक स्थान पर देर तक ध्यान नहीं लगा पाते, अत्यधिक चंचल होते हैं और बिना सोचे क्रिया करते हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न है, अपनी कमी का दोष किसी अन्य निर्दोष वस्तु या व्यक्ति पर मढ़ना जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा क्या कहलाता है। ऑप्शन आप देख रहे हैं 4 है, ऑप्शन ए सही है, प्रक्षेपण। क्यों? स्वयं की कमजोरी या दोष का आरोप दूसरों पर लगाना प्रक्षेपण कहलाता है। अगला प्रश्न है, बाल अपराध के अध्ययन और उपचार के लिए व्यक्ति इतिहास विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन 4 है, जिसमें ऑप्शन ए सही है, विलियम हीली। अब यहां पे देखिएगा, विलियम हीली को बाल अपराध विज्ञान का जनक माना जाता है, जिन्होंने समस्यात्मक बालकों के कारणों को जानने के लिए केस स्टडी विधि विकसित की। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट। अगला प्रश्न है, स्वलीनता ऑटिज्म से पीड़ित बालक की मुख्य कठिनाई क्या होती है। ऑप्शन 4 है, जिसमें ऑप्शन ए सही है, सामाजिक संप्रेषण और अंतः क्रिया में। क्यों? ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चे दूसरों से आई कांटेक्ट करने से बचते हैं और सामाजिक मेलजोल में सहज नहीं होते। अगला प्रश्न है, आक्रामक एवं अनैतिक ऊर्जा को समाज द्वारा स्वीकृत रचनात्मक कार्यों जैसे खेल या कला में परिवर्तित करना क्या कहलाता है। ऑप्शन 4 है, जिसमें ऑप्शन ए सही है, उदात्तीकरण शोधन। अब असामाजिक प्रवृत्तियों को सामाजिक रूप से स्वीकार और सकारात्मक मार्ग में मोड़ना ही उदात्तीकरण या मार्गांतीकरण है। अब जो है अगला जो भाग है, मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन तंत्र, इसके बारे में अब क्वेश्चन यहां पे हम कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मानसिक रूप से स्वस्थ बालक की प्रमुख विशेषता कौन सी है। तो ऑप्शन इसमें 4 है, जिसमें ऑप्शन जो है बी सही है, वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता। क्यों? एक मानसिक रूप से स्वस्थ बालक परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है और कठिन समय में भी संतुलित व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है, उच्च अधिकारी के गुस्सा होने पर एक कर्मचारी अपना गुस्सा
घर आकर अपने बच्चे पर निकालता है, यह किस रक्षा युक्ति का उदाहरण है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन 4 है, जिसमें ऑप्शन जो है वो ए सही है, विस्थापन। क्यों? अपने संवेग या क्रोध को शक्तिशाली व्यक्ति से हटाकर किसी कमजोर या सुरक्षित लक्ष्य पर स्थानांतरित करना विस्थापन कहलाता है। अगला जो प्रश्न है, अचेतन मन में दबी अवांछित या कष्टदायक स्मृतियों को चेतना में ना आने देना क्या कहलाता है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन 4 है, जिसमें ऑप्शन ए सही है, दमन। अब यहाँ पे व्याख्या है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन रूप से दुखद अनुभूतियों और असंतोषजनक इच्छाओं को दबा देना दमन कहलाता है। अगला प्रश्न है, जब बालक जानबूझकर चेतन रूप से अपनी बुरी स्मृतियों को भूलने का प्रयास करता है तो उसे कहते हैं, ऑप्शन इसमें 4 है, जिसमें ऑप्शन ए सही है, शमन। क्यों? चेतन मन से विचार पूर्वक अवांछित बातों को नजरअंदाज करना या भूलना शमन कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक कम लंबाई वाली लड़की का ऊंची एड़ी के जूते पहनना किस समायोजन युक्ति को दर्शाता है? ऑप्शन इसमें 4 है, जिसमें ऑप्शन ए सही है, क्षतिपूर्ति। अब इसमें ऐसा क्यों? अपनी किसी शारीरिक या मानसिक कमी की भरपाई अन्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साधनों से करना क्षतिपूर्ति कहलाता है। चलिएगा, अगला प्रश्न है, उपागम परिहार द्वंद्व की स्थिति में बालक का सामना किससे होता है? तो ऑप्शन इसमें देख रहे हैं 4 है, जिसमें ऑप्शन सी सही है, एक ही लक्ष्य में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं से। अब यहां पे देखिएगा, क्यों? जब किसी एक ही स्थिति या लक्ष्य में आकर्षण मतलब उपागम और भय या हानि मतलब परिहार दोनों उपस्थित हो तो यह द्वंद्व पैदा होता है। अगला जो प्रश्न है, जब बालक काल्पनिक दुनिया में खोकर अपनी असंतोषजनक इच्छाओं की पूर्ति करता है तो उसे कहते हैं, ऑप्शन 4 है, जिसमें ऑप्शन ए सही है, दीवा स्वप्न। क्यों? वास्तविक जीवन में लक्ष्य ना पा सकने पर बालक कल्पना लोक में जाकर मनगढ़ंत सफलता का आनंद लेता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन इसमें 4 है, जिसमें ऑप्शन ए सही है, शिक्षक का पक्षपातपूर्ण एवं कठोर व्यवहार। क्यों? शिक्षक का अनुचित या डांटने फटकारने वाला रवैया बालक में भय, असुरक्षा और तनाव उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, कुंठा उत्पन्न होने का प्रमुख आंतरिक कारण कौन सा है? ऑप्शन 4 है, जिसमें ऑप्शन ए सही है, बालक की अपनी शारीरिक एवं मानसिक सीमाएं। क्यों? जब बालक अपनी क्षमताओं से अधिक की आकांक्षा रखता है और उसे पूरा नहीं कर पाता तो आंतरिक कुंठा पैदा होती है। अगला प्रश्न है, एक असफल खिलाड़ी का कहना है कि अंपायर ने गलत निर्णय दिया, किस समायोजन तंत्र का उदाहरण है? ऑप्शन आप देख रहे हैं 4 है, जिसमें ऑप्शन ए सही है, प्रक्षेपण। क्यों? अपनी कमी का दोष दूसरों पर मढ़ना प्रक्षेपण कहलाता है। अगला प्रश्न है, तादात्मीकरण रक्षा युक्ति में बालक क्या करता है? ऑप्शन 4 है, जिसमें ऑप्शन ए सही है, किसी प्रसिद्ध या सफल व्यक्ति के गुणों को अपने में अपना लेता है। क्यों? स्वयं को किसी रोल मॉडल या सफल व्यक्तित्व के साथ जोड़कर अपनी पहचान बनाना तादात्मीकरण है। चलिएगा, अगला प्रश्न है, अंगूर खट्टे हैं का उदाहरण मनोवैज्ञानिक की किस रक्षा युक्ति से संबंधित है? ऑप्शन इसमें 4 है, जिसमें ऑप्शन ए सही है, औचित स्थापन या युक्तिकरण। क्यों? जब कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तो उस लक्ष्य में ही कमी बता देना औचित स्थापन है। अगला प्रश्न है, मीठे नींबू तर्क किस रक्षा युक्ति से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन इसमें 4 है, जिसमें ऑप्शन ए सही है, औचित स्थापन। क्यों? मिली हुई अवांछित परिस्थिति को ही बहुत अच्छा बताकर संतोष करना मीठे नींबू तर्क का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक में कौन सा व्यवहार देखा जाता है? ऑप्शन 4 है, जिसमें ऑप्शन ए सही है, एकाकीपन और असामाजिक व्यवहार। क्यों? मानसिक अस्वस्थता के कारण बालक समाज और मित्रों से
कटने लगता है या आक्रामक हो जाता है। चलिएगा, अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम भारत में संशोधित रूप में किस वर्ष लागू हुआ? तो ऑप्शन यहाँ पे 4 है, जिसमें ऑप्शन ए जो है वो सही है, 2017। अब यहाँ पे इसकी व्याख्या देखिए, 1987 के अधिनियम का स्थान जो है वो एक्ट 2017 ने लिया। अब यहाँ पे मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 ने लिया, जिसने मानसिक स्वास्थ्य अधिकारों को मजबूती दी। अब हम यहाँ पे भाग 2 कवर करेंगे, व्यवहार संबंधित विकार एवं बाल अपराध। अब यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न है, ADHD अति सक्रियता एवं ध्यान की कमी से पीड़ित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन 4 है, जिसमें ऑप्शन ए सही है, कार्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और बार बार ब्रेक देना। अब इसमें व्याख्या है, ADHD वाले बालक लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर रख पाते, इसलिए उन्हें छोटे और गतिविधियों वाले कार्य दिए जाने चाहिए। अगला प्रश्न है, बाल अपराध का मुख्य सामाजिक पारिवारिक कारण क्या माना जाता है? अब यहाँ पे ऑप्शन 4 है, जिसमें ऑप्शन ए सही है, पारिवारिक विघटन और माता पिता की उपेक्षा। अब इसमें इसका सॉल्यूशन है, टूटा हुआ परिवार, माता पिता के झगड़े और बच्चे की अनदेखी उसे अपराध के रास्ते पर धकेलती है। अगला प्रश्न है, ऑटिज्म से ग्रस्त बालक की पहचान किस व्यवहार से होती है? ऑप्शन 4 है, जिसमें ऑप्शन ए सही है, आई कॉन्टेक्ट। चलिएगा, इसकी व्याख्या है। अब यहां पे देखिएगा, उत्तर में आई कॉन्टेक्ट आ गया, ना बनाना और दोहराव युक्त व्यवहार। क्यों? ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल स्थिति है जिसमें बच्चा सामाजिक संघर्ष बनाने में झिझकता है। अगला प्रश्न है, केस स्टडी विधि का प्रयोग मुख्य रूप से किन बालकों के अध्ययन के लिए किया जाता है? ऑप्शन 4 है, जिसमें ऑप्शन ए सही है, समस्यात्मक एवं कुसमायोजन बालकों के लिए। अब इसमें क्यों? केस स्टडी के माध्यम से समस्यात्मक बालक के पारिवारिक, सामाजिक और व्यक्तिगत इतिहास की गहन जांच की जाती है। अगला प्रश्न है, बिना बताए स्कूल से भाग जाने वाले बालकों के प्रति शिक्षक का क्या रुख होना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन 4 है, जिसमें ऑप्शन ए जो है वो सही है, भागने के कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक उपाय करना। अब इसमें व्याख्या है, शिक्षक को सुधारात्मक और निदानात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ना कि दंडात्मक। अगला प्रश्न है, कंडक्ट डिसऑर्डर से ग्रस्त बच्चे का व्यवहार कैसा होता है? ऑप्शन 4 है, जिसमें ऑप्शन ए सही है, दूसरों के अधिकारों का हनन करना, चोरी करना और आक्रामकता। अब इसमें सॉल्यूशन है, आचरण विकार में बालक नियम तोड़ता है और हिंसक या आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता है। अगला प्रश्न है, एन्यूरेसिस की समस्या बालकों में मुख्य रूप से किस कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन 4 है, जिसमें ऑप्शन ए सही है, संवेगात्मक तनाव एवं असुरक्षा की भावना। अब इसमें सॉल्यूशन है, 5 वर्ष के बाद नींद में बिस्तर गीला करना मनोवैज्ञानिक तनाव और डर का संकेत होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, विस्थापन प्रक्रिया के अंतर्गत बालक क्या करता है? ऑप्शन 4 है, जिसमें ऑप्शन ए सही है, अपने वास्तविक संवेग को किसी सुरक्षित माध्यम पर निकालता है। क्यों? जैसे शिक्षक के डर से चुप रहने वाला बालक घर आकर अपने खिलौने तोड़ता है। अगला प्रश्न है, बालकों में अति आक्रामकता को कम करने के लिए खेल चिकित्सा क्यों उपयोगी है? ऑप्शन 4 है, जिसमें ऑप्शन ए सही है, खेल के माध्यम से बालक अपनी दमिक भड़ास बाहर निकाल देता है। क्यों? खेल के जरिए संवेगों का सुरक्षित निष्कासन होता है, जिससे तनाव कम होता है। अगला प्रश्न है, परीक्षा का अत्यधिक दबाव बालक में किस समस्या को जन्म देता है? इसमें ऑप्शन ए सही है, परीक्षा चिंता एवं डिप्रेशन। यहां पे इसका कारण है, इसका सॉल्यूशन है, अनुचित अंक और तुलनात्मक दबाव बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, देहीकरण मनोवैज्ञानिक युक्ति में बालक क्या करता है? ऑप्शन ए सही है, मानसिक तनाव को शारीरिक बीमारी के रूप में प्रकट करता है। इसका सॉल्यूशन है,
परीक्षा या तनाव से बचने के लिए सिर दर्द, पेट दर्द जैसी वास्तविक शारीरिक बीमारियों का अनुभव करना। अगला प्रश्न है, बुलिमिया नर्वोसा विकार से पीड़ित बालक का व्यवहार कैसा होता है? ऑप्शन 4 है जिसमें ऑप्शन ए सही है, अत्यधिक भोजन करना और फिर उल्टी करके बाहर निकालना। ऐसा क्यों? यह एक खान पान संबंधित मानसिक विकार है। अगला प्रश्न है, एनोरेक्सिया नर्वोसा विकार मुख्य रूप से किस आयु वर्ग में देखा जाता है? ऑप्शन इसमें ए सही है, किशोरावस्था की बालिकाओं में मोटापे के डर से खाना छोड़ना। इसमें किशोरियां वजन बढ़ने के डर से बहुत कम खाना खाती हैं। अगला प्रश्न है, समाज विरोधी व्यवहार करने वाले बालक को सुधरने का सबसे अच्छा तरीका है? ऑप्शन इसमें 4 है जिसमें ऑप्शन ए सही है, उचित निर्देशन एवं परामर्श देना। अब इसमें कारण, परामर्श से बालक की सोच में बदलाव लाकर उसे मुख्य धारा में लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालकों की पहचान करने का सबसे पहला चरण कौन सा है? तो ऑप्शन ए, बालक के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण। अब इसमें आप देख रहे हैं, इसमें हम सॉल्यूशन क्या है, शिक्षक द्वारा कक्षा में बालक की गतिविधियों को देखना ही समस्या पहचान की पहली सीढ़ी है। अब भाग तीसरा है, परामर्श एवं विकासात्मक सिद्धांत। अब परामर्श की प्रक्रिया का मुख्य ध्यान किस पर होना चाहिए? ऑप्शन इसमें 4 है जिसमें ऑप्शन ए सही है, बालक को अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढने में सक्षम बनाना। व्याख्या, परामर्श का अंतिम लक्ष्य बालक को आत्मनिर्भर और आत्मनिर्देशित बनाना है। अगला प्रश्न है, कार्ल रोजर्स द्वारा प्रतिपादित अनिर्देशिकी परामर्श किस पर आधारित है? तो ऑप्शन 4 है जिसमें ऑप्शन सही है, ए, परामर्श ग्राही या बालक। क्यों? इसमें बालक मुख्य केंद्र होता है और वह स्वतंत्रता से अपनी बात रखता है। अगला प्रश्न है, निर्देशिकी परामर्श के जनक कौन हैं? ऑप्शन 4 है जिसमें ऑप्शन ए सही है, ई.जी. विलियमसन। अब व्याख्या है, विलियमसन ने काउंसलर केंद्रित दृष्टिकोण दिया। अगला प्रश्न है, एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का प्रमुख संवेगात्मक संघर्ष कौन सा है? इसमें ऑप्शन ए सही है, पहचान बनाम पहचान भ्रांति। अब इसका सॉल्यूशन है, किशोर अपनी व्यक्तिगत पहचान स्थापित करने के लिए मानसिक रूप से संघर्ष करते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद के अनुसार मन की कौन सी अवस्था पूरी तरह से सुखवादी नियम पर काम करती है? तो आप देख रहे हैं ऑप्शन ए, इदम। क्यों? अब यहां पे आईडी मतलब जन्मजात होता है, तुरंत इच्छा पूर्ति चाहता है, जो बाल अपराध का कारण भी बनता है। अगला प्रश्न है, अहम मतलब ईगो किस नियम पर कार्य करता है? ऑप्शन 4 है जिसमें ऑप्शन ए सही है, वास्तविक सिद्धांत। ईगो वातावरण की वास्तविकताओं को देखकर आईडी की इच्छाओं को नियंत्रित करता है। चलिएगा, इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट। नैतिक और सामाजिक मान्यताओं का प्रतिनिधित्व मन का कौन सा भाग करता है? ऑप्शन 4 है जिसमें ऑप्शन ए सही है, परा अहम। सुपर ईगो विवेक, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक स्थिरता प्राप्त करने के लिए बालकों को क्या सिखाया जाना चाहिए? ऑप्शन इसमें 4 है जिसमें ऑप्शन ए सही है, संवेगों का उचित प्रकटीकरण एवं नियंत्रण। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका सॉल्यूशन है, संवेगों को पूरी तरह दबाने के बजाय उनका सही दिशा में उपयोग सिखाना चाहिए। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में व्यवहार संबंधित समस्या वाले बालकों के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है? ऑप्शन 4 है जिसमें ऑप्शन ए सही है, सकारात्मक व्यवहार संबंधित सहायता प्रदान करना। सॉल्यूशन है, पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट से बच्चों के सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक का कौन सा आचरण कक्षा में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे अनुकूल है? ऑप्शन 4 है जिसमें ऑप्शन ए सही है, लोकतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण और लचीला। क्यों?
लोकतांत्रिक वातावरण में बालक बिना किसी डर के अपने विचार रख पाते हैं, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इस प्रकार से साथियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से ये बाल मनोविज्ञान का चौथा जो टॉपिक था, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य, इसको हमने कंप्लीट किया और इससे संबंधित जो है 50 MCQ क्वेश्चन जो है इनको भी कंप्लीट किया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।